स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एवं उनके द्वारा किए गए आंदोलन पर आधारित है। आज हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानेंगे और उनके द्वारा किए गए भारत में किए गए आंदोलन के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी। तो वो कहाँ के दीवान थे? तो वो राजकोट, पोरबंदर और वांकानेर के दीवान थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, जो कहाँ पड़ती है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुआ? तो महात्मा गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा राजकोट में संपन्न हुआ। आगे देखेंगे तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की? तो गांधी जी जिस कॉलेज में पढ़ाई की उस कॉलेज का नाम था श्यामलाल दास कॉलेज। कहाँ पड़ता है ये? भावनगर में। आगे बात करें गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में किया? तो गांधी जी के द्वारा कानून की पढ़ाई यूके, यूनाइटेड किंगडम में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से किए? तो यूनाइटेड किंगडम से किए। नेक्स्ट बात करें गांधी जी का अल्प आयु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? तो महात्मा गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही संपन्न हो गया। किसके साथ? तो कस्तूरबा गांधी जी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग तो महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पुत्र हरिलाल गांधी जी थे। ठीक है, आगे देखें तो गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कहाँ गए? तो डरबन में गए। तो महात्मा गांधी जी 24 साल के उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका में गए, डरबन में गए। आगे बात करेंगे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब? 1894 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो उन्होंने महात्मा गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 ईस्वी में हुआ उसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहाँ पर वे कब तक रहे? तो 1910 ईस्वी तक वे लॉ फर्म में रहे थे। ठीक है, आगे बात करेंगे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पर किया? तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में किया। 1903 ईस्वी में लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब किया गया? तो 1903 ईस्वी में। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन था? तो फिनिक्स आश्रम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो 1904 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम कहाँ था? तो डरबन में था। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। आगे बात कर ले हम लोग करेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन क्या सब है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह कब हुआ? तो 13 वर्ष की आयु में ही हो गया। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अब नेक्स्ट बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा कहाँ चलाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो बात करें दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग जैसे जगह पर दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष। 1893 से 1915 ईस्वी तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था।
नेक्स्ट बात करें, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ, कि धर्म के अलावा महात्मा गांधी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। आगे बात कर ले, गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी के रामराज में युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसे कहते हैं? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सत्याग्रह शब्द गांधी जी के द्वारा गढ़ा गया। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ है? सत्य और अहिंसा से सत्याग्रह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, कोई सत्याग्रही ही अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करके। मतलब कहने का अर्थ है कि सत्याग्रही कैसे विजय पर, अहिंसा पर विजय प्राप्त कर सकता है? तो अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करके, उसकी आत्मा को बदल के, हृदय परिवर्तन लाकर। नेक्स्ट बात करें, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व, गरीबी का रहना ही हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार सही क्या है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। ठीक है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम सामने वाले के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रह जो करते हैं उसे दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? मतलब सर्वोदय से क्या समझते हैं आप? गांधी जी के अनुसार अछूतों और दलितों का उदय ही होना ही सर्वोदय, मतलब सभी का उदय होना ही सर्वोदय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण, मतलब खुद पर नियंत्रण रखने से ही हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। M.K. गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के, क्या बोलते हैं, अराजकतावाद के समर्थक मोहनचंद्र करमचंद गांधी जी थे। M.K. गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। नेक्स्ट बात करें, गांधीवाद और मार्क्सवाद। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वो कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद में एक समान सहमति पाई जाती है, क्या? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, मतलब राज का कोई स्थान नहीं होना। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, आगे बात करेंगे तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? तो महात्मा गांधी राजनीति को क्या मानते हैं? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, जन कल्याण करना ही राजनीति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता नामक विशेषता उसमें नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जूडिस ब्राउन ने इसका प्रतिपादन किया, उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बात कर लिए, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? ये कथन किसके, कौन समर्थक था इसका? तो महात्मा गांधी जी इसके समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो जॉन रस्किन का, डेविड थोरो का और लियो टॉल्स्टॉय का। ठीक है, आगे बात करें, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया था? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये कथन से महात्मा गांधी बदल गए थे। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं?
तो मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी? तो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज को लिखा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है, आगे बात कर ले, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को कौन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? जब महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो किससे प्रभावित था, किस अंतर्राष्ट्रीय घटना से प्रभावित था? तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें हम लोग तो 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। वो किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि पहली बार आप प्रथम वर्ष में आप खुले कान एवं मुंह बंद कर के सब कुछ को देखिए और जानिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, कोचरब क्षेत्र, 1915 ईस्वी। भारत में सबसे पहले इन्होंने आश्रम जो बनाया वो साबरमती आश्रम था, और महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम जो आश्रम बनाया गया था वो कौन था? फिनिक्स आश्रम। सर्वप्रथम आश्रम यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे बात कर लेंगे महात्मा गांधी द्वारा किया गया चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो कब? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के द्वारा गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया। ठीक है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो पहला जन भाषण उन्होंने वाराणसी में दिया, BHU के उद्घाटन पर फरवरी 1916 ईस्वी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी जी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? तो प्रथम सत्याग्रह अभियान चंपारण में चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो चंपारण कहाँ पे? बिहार में। चंपारण जनपद के 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो किसानों द्वारा 3/20 कितना? 3/20 भूभाग नील की खेती करना। ठीक है, इसके विरोध में किसानों द्वारा गांधी जी को अपने दुख दर्द को बताया गया, जिस कारण गांधी जी यहाँ आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु इन्होंने आया था। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण
चंपारण में किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारख, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं थे। तो रविशंकर व्यास चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ नहीं थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण भी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो एनजी रंगा के द्वारा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान चंपारण से आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। आगे बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन क्या सब है। तो यह किसानों से जुड़ा था, इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें एम.के. गांधी का सहयोग दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी द्वारा सहयोग किया गया था। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो F.G. सलाई। सचिव कौन थे। तो M.E.L. टेन्नर। सदस्य इनका कौन था, महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड एवं L.C. आदामी और G. रैनी इनके सदस्य थे। आगे बात करेंगे बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी। तो 25%। ठीक है, किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह किसका कथन है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये सारी बातें कही गई। नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया। तो महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। आगे बात करेंगे किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी जी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है। तो अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 में गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण आंदोलन 100वीं जयंती होता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है, आगे लिखेंगे देखेंगे किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो महात्मा गांधी ये बातें करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अहमदाबाद आंदोलन के बारे में। तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया। तो अहमदाबाद मील की हड़ताल में महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। तो अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया। तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों
से संबंधित था, तो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित अहमदाबाद संघर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो 35% की वृद्धि हुई। आगे देखेंगे किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए, कम निवेश में अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। ठीक है, ये गांधीयन इनोवेशन में से तात्पर्य है। नेक्स्ट बात करेंगे गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर CK प्रहलाद एवं RA मसेलकर के द्वारा पहली बार गांधीयन इनोवेशन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य क्या है, तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। महात्मा गांधी भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किया जा सकता है। आगे बात करेंगे हम लोग भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी की सहयोगी अनुसुईया बेन किसकी बहन थी, तो अनुसुईया बेन अम्बालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, तो किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, तो गांधी जी एवं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग खेरा सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में, खेरा सत्याग्रह। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, तो इसका कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। मतलब अकाल पड़ने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कर लिया जाता रहा, इस कारण खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ। तो खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी द्वारा 22 मार्च 1918 ईस्वी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी, तो खेरा आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने का प्रेरणा सरदार वल्लभ भाई को दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना, मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। आगे बात करेंगे तो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया, तो दिसंबर 1919 में यह लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। आगे बात करें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया, तो रॉलेट एक्ट पारित किया। ठीक है, रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो सेडिसन कमेटी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस कमेटी के सिफारिश पर आधारित थी, तो सेडिसन कमेटी की। नेक्स्ट बात करें
अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट का क्या नाम था? तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। आगे बात करें रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1916 से 21 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? तो इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया? तो इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई। तो बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति 1919 में दिया गया। आगे बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, नेक्स्ट रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो कर न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह करना महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राजनीति में एक साहसिक पहल था। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी घटना रॉलेट एक्ट का बनना था। नेक्स्ट बात करेंगे किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीय सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? तो 1919 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बकरीद के अवसर पर गाय का वध नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। ठीक है, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे बात करेंगे हम लोग तो जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। यह कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया। यह किस भारतीय त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 1916 से 1921 ईस्वी तक ये रहे थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को, ठीक है, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक, आगे बात करेंगे किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था, तो दीनबंधु CF एंड्रू जी ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की जलियांवाला बाग को का संज्ञा दिया था। ठीक है, किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया, तो निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया जलियांवाला बाग का नरसंहार को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया, तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया। आगे बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया गया। क्यों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया, तो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर माइकल ओडायर को गोली मार दिया गया। बात करेंगे प्रमुख घटना एवं उनके वर्ष। द घटना द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट मतलब द रॉलेट एक्ट कब आया, मार्च 1919 ईस्वी में। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कब हुई, तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का त्याग कब कर दिया गया, तो 30 मई 1919 ईस्वी को। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा कब हुई, 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ, तो दिसंबर 1919 ईस्वी। सर माइकल ओडायर का वध उधम सिंह के द्वारा कब कर दिया गया, तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को कर दिया गया। विविध तथ्य के बारे में बात करें तो किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया, तो मगनलाल गांधी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी अहिंसात्मक कीर्ति के सौम्य पैगंबर थे, यह कथन किसका था, तो लैरी कालिस और डोमिनिक ला पियरे के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आगामी पीढ़ियों शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 ने। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी का लेखक कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे, तो खेरा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी जी संबंधित थे। नेक्स्ट बात करेंगे किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, तो स्वदेशी आंदोलन एवं बारदोली का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो वाईकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया गया, वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे CF एंड्रूज, जिसे दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन है, जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया।
नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी, तो नागपुर अधिवेशन 1920 तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं, तो महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मूल रूप से किस भाषा में लिखी, तो अपनी आत्मकथा महात्मा गांधी जी द्वारा गुजराती में लिखा गया था। नेक्स्ट बात करें तो महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य क्या है, तो 3 कठिया प्रथा का इसमें वर्णन है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी, तो होम रूल लीग की सदस्यता 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ली थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी, तो प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा मार्टिन ग्रीन ने दी थी। आगे बात कर ले तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मोड़ा था, तो आम जनता की ओर। राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर महात्मा गांधी ने जोड़ा, तो आत्म जनता की ओर जोड़ा। नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ, तो 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को धमतारी रामपुर में महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में गए हुए थे। अब नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या सब थी, तो चंपारण आंदोलन कब किया, 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में। खेरा आंदोलन कब हुआ, तो 22 मार्च 1918 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ, 1920 से 1922 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन को शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। किसने खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, साथ ही साथ ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। नेक्स्ट देखेंगे वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया गया। कब, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया, तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन में समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तुर्की से था। यह भारत में नहीं, तुर्की से संबंधित खिलाफत आंदोलन था। नेक्स्ट बात करेंगे खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया, तो बम्बई में 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट बात करेंगे खिलाफत समिति कब बनाई गई, तो सितंबर 1919 में। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, तो गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया, ठीक है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे
किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुसलमान एकता के बारे में कांग्रेस को का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गांधी जी ने ये बातें लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1919 ईस्वी में। आगे देखेंगे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे वो कहाँ संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट चर्चा करें तो 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया? तो तुर्की के खिलाफ। नेक्स्ट चर्चा करें वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो कहाँ हुई? तो इलाहाबाद, जून 1920 ईस्वी। नेक्स्ट बात करेंगे किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हाजिक उल मुल्क की पदवी हकीम अजमल खान ने 1908 ईस्वी में त्याग दी थी। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो इलाहाबाद के सम्मेलन में। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। आगे बात करेंगे किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें सावधान किया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थक मिला। इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया, पहली पंक्ति से। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। ठीक है, किसने घोषणा की कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह घोषणा की कि वह पहले मुसलमान हैं, बाद में वो भारतीय हैं। नेक्स्ट देखेंगे इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन की घटना से यह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान जी बोलते हैं ये हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने के से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया? तो 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार से खिलाफत आंदोलन का समाप्ति हो गया। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। ठीक है, असहयोग के विचार का उद्भव कहाँ हुआ? तो असहयोग के विचार का उद्भव 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ। आगे बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू की? तो 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था।
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, एक वर्ष में स्वराज नहीं मिल पाया। आगे देखें, किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का प्रस्ताव किया था? तो CR दास ने किए थे ये प्रस्ताव। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट बात करें तो किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा गया था। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाला लाजपत राय। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया? तो कलकत्ता के अधिवेशन सितंबर 1920 में। आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार कर देना, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग करना, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना, टैक्स न देना और न्यायालय का बहिष्कार करना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल थे। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो बिहार। आज जहाँ बिहार में शराबबंदी है, वहाँ पहले अंग्रेज़ों के समय शराब पीने को बढ़ावा देने के लिए जो लोग शराब पीते थे उनका नाम सूची प्रसारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे मिला? महात्मा गांधी को, अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि का परित्याग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन का समर्थन किए लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सके क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1920 और 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था, क्या अंश था? तो स्वदेशी का प्रोत्साहन करना, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहन करना, ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना। ठीक है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद जी द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, चमान दास, द्वारका दास और काव सजी, जहांगीर, पी सेठना और शीतल वार। आगे बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, अविवेकपूर्ण बर्बादी है? तो यह कथन किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बातें कही। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, मतलब अविवेकपूर्ण बर्बादी है।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी और जितेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुई? 1920 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ 1920 ईस्वी में। जामिया मिलिया 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण अपनी परीक्षा को छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी के संबंध में सत्य तथ्य क्या है? तो 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत की। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। ये सत्य कथन है महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो चेंचू आंदोलन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण इसे वापस ले लिया गया। तो बात करेंगे चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। ठीक है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। पुलिस चौकी को जला दिया गया चौरी चौरा में। ठीक है, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना किसने दी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 12 फरवरी 1922। याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना, यह तो असफलता को स्वीकार करना है। यह कथन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई? तो बारदोली में हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव लाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1922 मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो पीएम बापट, पांडुरंग महादेश बापट के द्वारा मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। क्यों? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, इस स्थगन का सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। आगे बात कर ले असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। बात करेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1922। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई? 1920। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित कब हुआ? तो सितंबर 1920 में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन दिसंबर 1920 में मिला नागपुर में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ कॉलेज की आरंभ 1920 में। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922 को ही।
आगे बात करेंगे बारदोली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922 और गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई 10 मार्च 1922 असहयोग आंदोलन के कालखंड में। ठीक है, अब बात करेंगे स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम करने न देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना स्वराज पार्टी का लक्ष्य था। एक लक्ष्य ये भी था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना भी स्वराज पार्टी का गठन का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया, तो सी आर दास गया अधिवेशन 1922 में स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई, तो सी आर दास चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। ठीक है, किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किया। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1923 में हुआ। आगे देखेंगे स्वराज पार्टी से संबंधित नेता कौन थे, तो सी आर दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत में थे, विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली, एनसी केलकर इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की, तो चित्तरंजन दास द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे बात करेंगे देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था, तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां। स्वतंत्र पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था बिहार में। नेक्स्ट बात करेंगे 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया, तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस में। आगे बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन बना, तो विट्ठल भाई पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया, तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा का कार्य किया। आगे देखेंगे प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष, तो लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ये आप याद कर लें। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई, तो 1 अगस्त 1920 को। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय कब किया गया, तो 16 दिसंबर 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, जनवरी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल कब बने, तो 1925 ईस्वी को बने। ठीक है, आगे बात कर लें हम लोग, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम अब बात करेंगे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बात ही नहीं माननी है, ब्रिटिश सरकार के कोई भी आदेश को नहीं मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया,
जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है, दांडी मार्च इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की, तो मात्र 78 समर्थकों के साथ गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। नेक्स्ट बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया, तो दांडी से। दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ ही आरंभ हुआ। ठीक है, कांग्रेस ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की, तो साबरमती अहमदाबाद से आरंभ की। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली, तो 24 दिन तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब तक चली, तो 24 दिनों तक चली। आगे बात करेंगे, दांडी कहाँ पर स्थित है, तो नवसारी गुजरात में। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो गुजरात में 31, महाराष्ट्र में 13, उत्तर प्रदेश में 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की, तो 241 मील महात्मा गांधी पैदल चले थे इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की, अंत तक लड़ो। गांधी जी के द्वारा कहा गया अंत तक लड़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या सब थे, तो नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी पर रोक कर नहीं देना और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा कर देना, कोई भी उनके आदेश को नहीं मानना। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो नमक सत्याग्रह में महिला बहुत अधिक शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है, तो दांडी की यात्रा, गांधी जी की दांडी की यात्रा 5 मार्च 1930 ईस्वी। आगे बात करें तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है सविनय अवज्ञा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करेंगे हम लोग, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, तो अब्बास तैयब जी उनके स्थान पर आए। आगे बात कर लेंगे हम लोग, तो ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया, एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योगों से लोगों को वंचित करती है, प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका नियंत्रित विनाश करना, इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक कर वसूल करना, ऐसा कभी सुना नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन किसका था, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की वो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान ही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था, तो वेब मिलर को महात्मा गांधी जी द्वारा अपने आश्रम साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था, रखे हुए थे।
आगे बात करेंगे किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था, तो वेब मिलर। ठीक है, नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहा कि नामक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, तो धरसना के डिपो पर। ठीक है, आगे बात करेंगे तो धरसना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहत विवरण प्रदान किया था, तो वेब मिलर ने। आगे देखेंगे हम लोग किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो वेब मिलर ने ये बातें कही मानी। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे, तो यरवदा जेल में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो प्रथम बार आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई, तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एस. मुंशी को। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया, तो सी. राजगोपालाचारी। आगे बात कर ले तो उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो हरिहर दास के नेतृत्व में उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था, तो ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने। ठीक है, आगे बात कर ले हम लोग तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सी. राजगोपालाचारी ने। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंधित है, सी. राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी तथा सरोजिनी नायडू। मालाबार में कालीकट से पोयानूर तक की नमक यात्रा किसने की थी, तो के. कल्पनन ने मालाबार में कालीकट से पोयानूर की तक नमक यात्रा की थी। ठीक है, किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई, तो आंध्र प्रदेश में शिविरों की स्थापना की गई। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, गोपाल बंधु चौधरी ने। बादशाह खां एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बादशाह खां एवं सीमांत गांधी के नाम से। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की, तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था, तो खुदाई खिदमतगार कब बनाई, तो 1929 ईस्वी में बनाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया, तो अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था, तो लाल कुर्ती रेड शर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। फ़ख्र अफ़गान की उपाधि किसे मिली, तो फ़ख्र अफ़गान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला। ठीक है, सीमांत गांधी अब्दुल खां गफ्फार खां, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खां, फ़ख्र अफ़गान किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते हैं थे, तो आम लोग इनको जानते थे लाल कुर्ती वाले के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया, तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का से मना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली थे। आगे बात करेंगे जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ, तो मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, रानी गैडिनिलियो उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी, तो मणिपुर से ही
संबंधित थी। ठीक है, नागालैंड के किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था तो उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, तो रानी गैडिन लियू को। ठीक है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही यह हिस्सा था। अब आगे बात कर ले, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी थी तो प्रभावती देवी जिस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो पटना की। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, यह भी असफल हो गया। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित की तो 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दी। ठीक है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय पूंजीपति भी शामिल थे। अब आगे बात कर लेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया तो 26 जनवरी 1931 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। आगे बात करेंगे किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया तो हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने किया, हर्बर्ट इमर्सन ने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पे हुआ तो दिल्ली में हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त क्या सब थी, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ये बातें गांधी इरविन समझौता में थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस ले लेना। आगे देखेंगे हम लोग केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था, जो हिंसा नहीं किए हुए तो उनका रिहाई हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौते मुख्यतः क्यों हुआ था तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो सके इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान गांधी इरविन समझौते में था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ बीच की भूमिका अदा की तो तेज बहादुर सप्रू एवं एमआर जायकर ने। ठीक है, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे तो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहने वाला सरोजिनी नायडू। आगे देखेंगे किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा तो सांत्वना पुरस्कार कहने वाला कौन था तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, आगे बात कर ले कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसने गांधी इरविन समझौते प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, आगे बात कर ले किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे देख लेंगे हम लोग 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे उसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संकल्प प्रारूप किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ तो कराची अधिवेशन 1931। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ तो कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था, सुभाष चंद्र बोस ने माना था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था तो पुरुषोत्तम
दास ठाकुर ने। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसमें मैं खुद बता देता हूँ आप लोगों को। ये सारी बातें आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया था? तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को बुलाया गया था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखें बढ़ें। तो लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केटी पाल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला प्रथम मतलब भारतीय नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, यह 1930 में आयोजित हुआ, एकदम सही। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जांच पर चर्चा करनी थी, सही बात है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग नहीं लिया था, मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना अंतर्निहित था। दूसरा आगे बढ़ेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? तो पहली बार कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था? तो SS राजपूताना नामक जहाज से महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो वो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में वे रुके हुए थे। आगे बात कर ले किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन भाग नहीं लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। आगे बात करेंगे हम लोग बकिंगम पैलेस में 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी द्वारा और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी, सही बात है। बकिंगम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। मतलब गांधी जी का परिचय जॉर्ज पंचम से किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सर सैमुअल होरे ने करवाया था। ठीक है, सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? ये बात जॉर्ज पंचम ने पूछा था। ठीक है, गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। ये गांधी जी का प्रत्युत्तर था। ठीक है, आगे बात करेंगे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो खाली हाथ लौटे थे लंदन से। ठीक है, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बातें कही थी 14 अगस्त 1931 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये बातें किसने कही? तो भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा ये बातें कही गई। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हुआ? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। महात्मा गांधी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते थे, इस कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1932 ईस्वी में।
कब से कब तक चला, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच। आगे हम लोग बात करेंगे उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, वो कौन थे? मोहम्मद इकबाल द्वितीय और तृतीय गोलमेज दोनों सम्मेलन में यह प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखेंगे उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम एवं तृतीय, सिर्फ कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया गया था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक प्रायः प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि यह तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों से संपन्न हुए। मतलब ये हम लोग जो कहते हैं 1 2 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, यह गलत बात है। गोलमेज सम्मेलन एक ही हुआ परंतु 3 अवस्था में हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रखा। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम और तृतीय दोनों में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। आगे बात करेंगे हम लोग सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट के बारे में। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक पंचायत का जनक रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे आगे। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो दलित वर्ग को। आगे हम लोग देखेंगे अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचित समूह बनाया गया अछूतों के लिए, मतलब दलित वर्गों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में एवं सीटें आवंटित नहीं किया? बौद्धों को अलग से सीट नहीं दिया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। आगे हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो भीमराव अंबेडकर चाहते थे दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति में आना दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। डॉक्टर BS मुंजे ये बातें कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया? तो कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम आमरण अनशन शुरुआत किया गया। यदि उनका बात नहीं माना गया, कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिया गया, तो जब तक वो मर न जाए तब तक वह अनशन पर ही बैठे रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टता भारत वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, परिगणित जातियाँ दलित जातियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की के कारण। ठीक है,
आगे बात करेंगे भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता से अपने लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी। आगे हम लोग बात करें तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था। पूना समझौता को संपादित किया गया था। ठीक है। पूना पैक्ट में भीमराव अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था, तो मदन मोहन मालवीय दूसरे हस्ताक्षरी थे। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा सी राजगोपालाचारी ने। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया। आगे बात कर ले 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था, भारतीय दलित वर्गों का। ठीक है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है। पूना समझौता क्यों हुआ, उद्देश्य क्या था, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है। आगे बात करें हम लोग सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई, तो 71 व 147। आगे बात करेंगे ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सीट सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ, तो 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला जी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। आगे बात करेंगे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष जीडी बिरला घनश्याम दास बिरला थे। आगे बात करेंगे गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की, तो वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया, गांधी जी ने क्या दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया, तो गांधी जी के द्वारा दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया गया। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हुआ, तो नवजीवन समाचार पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हुआ। हरिजन, हरि का जन। आगे बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में, तो गांधी जी पृथक निर्वाचक के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे पूना पैक्ट के कारण। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। यह समझौता किसके बीच हुआ, गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। ठीक है। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। पहले कितना था, अंग्रेजों के द्वारा 71 दिया गया, बाद में 147 कर दिया गया। आगे बात करेंगे केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया। तो 18% आरक्षित किया जाएगा। मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया। आगे देखेंगे प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक कौन थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संस्थापक कौन, तो MC राजा। कब हुआ, 1926 ईस्वी में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन, महात्मा गांधी, 1932 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग जगजीवन राम के द्वारा स्थापित है, 1935 ईस्वी में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख राजनीतिक घटना उनकी तिथि। दांडी मार्च कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। ठीक है।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दे दिया गया? 23 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 26 से 31 मार्च 1931 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 ईस्वी। गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब स्टार्ट हुआ? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी को भारत में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। क्या सब सम्मिलित था? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिला के एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। इस सब क्रिप्स मिशन में सम्मिलित था। आगे बात करेंगे क्रिप्स प्रस्तावों में कौन सी प्रावधान सम्मिलित थे? तो संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। ठीक है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन देने के लिए मनाना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेता समर्थन करे, इसको मनाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो पहला शर्त हम लोग जानेंगे, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ये पहला शर्त थी। दूसरा शर्त की बात करें तो भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये दूसरा शर्त था इसमें। आगे तीसरा शर्त की बात करें तो ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा भी होगी। चौथी शर्त क्या थी? तो युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में होगी? तो ब्रिटिश नेतृत्व के हाथ में ही होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, स्वशासन का दर्जा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का यह कथन था। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद। ठीक है। आगे बात करेंगे क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है। किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। जो बैंक खत्म हो रहा है, वो जो बैंक आज खत्म हो रहा है, मतलब कल खत्म हो रहा है, वो अगले महीना का चेक दे रहा है। यह कथन किसका है? मतलब एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, ये किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसके बारे में? तो क्रिप्स मिशन के बारे में। किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। आगे बात कर लेंगे हम लोग। किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो लॉर्ड लिथगो के समय 1936 से 44 के बीच ये रहे। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी का सबसे अधिक
प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। कब? 1942 में। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से बड़ा होगा, ये कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के बालू से मैं एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो वर्धा में पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा में पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे आगे, तो वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुशंसा की थी। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका समर्थन करते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले ये अध्यक्ष थे। भारतीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आप लोग महात्मा गांधी टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया नारा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 के बीच में रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? तो ग्वालियर टैंक में। ठीक है, ग्वालियर टैंक में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कहाँ पर की? तो बम्बई में किया था। कहाँ पे किया? बम्बई में किया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सरकारी काम जो कर रहे हैं कर्मचारी अपनी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा कि हम कांग्रेस के साथ हैं इसकी घोषणा करते। ठीक है, आगे उन्होंने कहा सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। जो भारतीय सैनिक है वो अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दे। अंग्रेज अधिकारी अगर भारतीयों पर गोली चलाने की बात करते हैं तो भारतीय सैनिक मना कर दे कि हम गोली नहीं चलाएंगे। छात्र पढ़ाई तब छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया कि छात्र अपने पढ़ाई तभी छोड़े जब आप अपने निर्णय पर अटूट रह सके, दृढ़ रह सके कि हम भारत को आज़ाद दिलाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ हैं। ठीक है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों को में रहने वाले जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। ये सारी बातें महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मर जाओ। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया, करो या मरो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस का करो या मरो का आह्वान नारा किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे
किससे जुड़ा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय से जुड़ा हुआ था। यदि हम भारत को आज़ाद नहीं करा पाए तो हम लोग की मृत्यु हो जाए। यह कथन किससे जुड़ा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। यह नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया। या तो हम स्वतंत्र भारत लेंगे या तो इसके प्रयास में मर जाएंगे। यह कथन किसका था, करो या मरो, महात्मा गांधी जी का था। किसने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, महात्मा गांधी जी ने ये बातें कही थी। आगे बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया, तो बम्बई में महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया, तो आगा खां पैलेस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीताराम मैया को, गोविंद वल्लभ पंत को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया, तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया, बांकीपुर जेल में। कब, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे, नहीं कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को ज़बरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्र का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाती है। कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है। आगे बात करेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था, तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था, किसमें हिंसा किया जा सकता था। आगे देखेंगे, आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया गया, जेल में गांधी का आमरण अनशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी के मृत्यु पर। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो हिंदू सभा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया और मुस्लिम लीग में भी नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। आगे देखेंगे, कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था, तो लुई फीसर। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर किस आंदोलन से संबंधित था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन, तो फीसर, लुई फीसर। एक नया क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था, तो महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान किसने कहा, तो लुई फीसर ने कहा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोधक का प्रतीक था, अरुणा आसफ अली प्रतिरोध का प्रतीक थी। आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी रही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ। वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है, तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए अरुणा आसफ अली जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग,
तो आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, तो उषा मेहता द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, तो राम मनोहर लोहिया जी नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित करते थे। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया गया। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित रहा, तो बिहार और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत सबसे अधिक प्रभावित रहा। ठीक है, आगे महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 ईस्वी में हुए धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल से सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो मुंगेर सबसे अधिक प्रभावित जिला था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखेंगे हम लोग जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान कब मिला, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में पहचान मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में किया। ठीक है, आगे बढ़ें तो भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था, तो भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आगे नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ पर की गई, तो बलिया में की गई अगस्त 1942 चिट्टू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक जो मिदनापुर में है, बंगाल में है, दिसंबर 1942 और सतारा में महाराष्ट्र 1943 में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो बलिया अगस्त में 1942, बलिया में अगस्त 1942 को। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग तो देखेंगे नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था, तो चिट्टू पांडे थे। ठीक है, चिट्टू पांडे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई, तो जातीय सरकार की स्थापना मिदनापुर में दिसंबर 1942 ईस्वी को हुई। ठीक है, नेक्स्ट, मिदनापुर जनता के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था, तो जातीय सरकार। ओके, आगे देख लेंगे हम लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी जो सबसे दीर्घजीवी थी, तो सतारा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतारा में लोगों की सरकार स्थापित की गई जो सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी थी, सबसे अधिक समय तक चली। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन क्या सब है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें अरुणा असफ अली की असाधारण भूमिका थी, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बना के रखा गया, मतलब इस आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहाँ से वे जेल दीवार फांद कर भाग गए। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कूद के भाग गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो महात्मा गांधी था। कौन थे, महात्मा गांधी ने शेर जैसी हिंसा कहे थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है, तो यह कथन जयप्रकाश नारायण का था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, इसे हम रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं आंक सकते हैं। यह कथन किसका है, तो जयप्रकाश नारायण जी का है। आगे बात करेंगे गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अद्वितीय आंदोलन कहा था।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश किया। इस बार करना है या मर जाना, इस बार भारत को आज़ाद करवाना है या मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन और क्या सब है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ठीक है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। और बातें हम लोग जानेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन ही था स्वतंत्रता के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज का समय तकाजा थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में जयपुर प्रजामंडल में हुआ, मतलब जेंटलमैन एग्रीमेंट। आगे हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में और सही कथन क्या सब है? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। लॉर्ड लिनलिथगो मानते थे कि यह सिपाही विद्रोह 1857 के बाद सबसे बड़ा गंभीर विद्रोह था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। मतलब राजगोपालाचारी द्वारा दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया गया। तो इसमें कौन सा प्रस्ताव था? तो संवैधानिक गतिरोध का प्रस्ताव इसमें शामिल था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज हमने जाना गांधी जी और उनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में। तो अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।